यहाँ पे एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एलिजिबिलिटी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, क्या इसी वजह से तो नहीं डिले हो रहा है यहाँ पे? ये जो जून मंथ है इसको देखते हुए आपको क्या समझ में आ रहा है कि बच्चों को कितना एफर्ट डालना पड़ेगा इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पे? टेक्निकल वाले बच्चे जो हैं हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, तो इन सभी बच्चों के लिए सर क्या क्या वैकेंसीज हैं? तो सर क्या उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इंग्लिश को लेकर, क्योंकि वो ऑल्दो वो मीडियम भी हिंदी सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इंग्लिश के भी 15 सर क्वेश्चन है, कैसे टैकल करेंगे? हेलो इंजीनियर्स, सो गाइज आप सभी का स्वागत है इंजीनियर्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइज हम आज इस सेशन में बात करने वाले हैं एसएससी फेज 14 की वैकेंसी के बारे में। मेरे साथ है अभिनेश सर। सर यहाँ पे एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एलिजिबिलिटी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। क्या बोलना चाहोगे सर इस वैकेंसी पे? बिल्कुल सर, इवन आज जब मैं क्लास ले रहा था तो लॉट ऑफ मैसेज गाइस इस चीज को देखने को मिले थे कि जो सर अभी 14 जो फेज हमारे पास है 14 का नोटिफिकेशन आया है, क्या इसका जो इम्पैक्ट है हमारी जो एसएससी जेईई की जो वैकेंसी आने वाली नोटिफिकेशन थोड़ा सा डिले हो गया। हालांकि नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, क्या इसी वजह से तो नहीं डिले हो रहा है यहाँ पे? ऑल्दो अपन देखें कि जो एग्जाम पैटर्न है इसमें यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी है और क्या क्या जो नया पैटर्न है वो हमें देखने को मिला है। लेकिन जो भी एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है सर वो लिटरली मतलब थोड़ा शॉकिंग है, राइट? किसी के लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है और किसी के लिए हो सकता है घाटे का सौदा भी वो हो सकता है। तो चलिए सर वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वन बाय वन करके कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। बिल्कुल दोस्त, तो एक एक करके बात करेंगे सारी चीजों पे। सबसे पहले तो देख सकते हो कि ऑफिशियल नोटिस आप सभी के पास आ चुका है। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है फेज 14 का 2026 का सिलेक्शन पोस्ट के लिए, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स है। सबसे पहले डेट्स की बात करेंगे और यहाँ पे देख सकते हो कि 13/4/2026 फॉर्म फिलिंग स्टार्ट। लास्ट डेट बहुत इंपॉर्टेंट 4/5/2026। समय बहुत ज़्यादा नहीं है और फॉर्म फिलिंग के लिए आखिरी तक इंतजार करना कहीं भी सही नहीं माना जाता है, क्योंकि कई बार लास्ट में सर्वर प्रॉब्लम या कुछ पेमेंट का इशू आ जाता है और पेमेंट स्टक हो जाता है। बच्चे एक बार के पेमेंट को कंफर्म नहीं देखते हैं, दोबारा पेमेंट करने की कोशिश नहीं करते, इस चक्कर में एग्जामिनेशन छूट जाता है। तो इंतजार बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और अभिनेश सर आपसे पूछना चाहूँगा, सर यहाँ पे ना एग्जाम डेट जो दी हुई है टेंटेटिव लिखा है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे जून मंथ दिया गया है। अब ये जो जून मंथ है इसको देखते हुए आपको क्या समझ में आ रहा है कि बच्चों को कितना एफर्ट डालना पड़ेगा इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पे जो कि नॉन टेक बेस्ड है? बिल्कुल देखो यार, यहाँ पे अभी भले ही टेंटेटिव लिखा है लेकिन अपन इसको परमानेंट ही मान के चलेंगे, क्योंकि इफ बाय चांस देखो अगर डेट चेंज हुई तो वो तो सबके लिए होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो। और यहाँ पे देखिए जो सिलेबस है अभी अब वैसे डिस्कस करेंगे, बट सर ने बता ही दिया कि नॉन टेक आपका सिलेबस यहाँ पे ओनली रखा गया है। तो अब आपको कुछ अलग से देखो प्रिपेयर नहीं करना है। आप जो अपनी एसएससी रेगुलर जेईई की जो वैकेंसी के लिए कर रहे थे सेम आपको करना है। तो मेरे हिसाब से आपको सेम एफर्ट्स अभी डालने होंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एसएससी जेईई की वैकेंसी के थ्रू भी जाएंगे तो 100 नंबर का टेक्निकल होता है, 100 नंबर का नॉन टेक्निकल आपका होता है। तो इक्वली एफर्ट से डालते रहिएगा। और मेरे हिसाब से जो आपकी जो रेगुलर वैकेंसी और जो फेज 14 है इसके एग्जाम में सर बहुत ज्यादा डिले देखने को नहीं मिलेगा, कुछ एक दिनों के गैप में ही अंतर होगा। तो गाइस यहाँ पे जो नॉन टेक्निकल है ऐसा मत करिएगा इस समय कि टेक्निकल के चक्कर में नॉन टेक्निकल को आप बिल्कुल यहाँ पे कम कर दें। तो टेक्निकल इस समय रीजनिंग आपके पास में है ना, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इसके ऊपर जम के मेहनत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन सिर्फ नॉन टेक के बिहाफ में होगा और आपका टेक्निकल इन्वॉल्व यहाँ पे नहीं है। तो आपको यहाँ पे थोड़े से जो एफर्ट से मैं कहूँगा अगर x है तो 1.5x यहाँ पे कर देना चाहिए इस समय। बिल्कुल। और सर यहाँ पे ना सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं जिसमें कंफ्यूजन है बच्चों को। 2-3 बातें मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूप से आपको बताना चाहूंगा गाइज। जैसा सर ने बताया कि सर जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये 4 सेगमेंट है सर। हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, 25-25 क्वेश्चन है सर। एक यहाँ पे चीज देखने को मिल रही है जो कि बहुत मायने रखेगी, इसके बारे में बताइए सर। यहाँ 15 मिनट का क्या क्लॉज है यहाँ? बिल्कुल सर, इवन आज यहाँ पे आपने देखा होगा तो क्लासरूम में जैसा आप गाइस पूछ भी रहे थे, यहाँ पे देखो 60 मिनट आपके पास में है यहाँ पे, लेकिन 15 मिनट ईच सेक्शन आपको दे रखे हैं। मींस जब आप यहाँ पे ये क्वेश्चंस कर रहे होंगे जनरल अवेयरनेस के तो 25 क्वेश्चंस के लिए आपको जो 15 मिनट से गाइस यही यहाँ पे स्क्रीन में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही 15 मिनट खत्म होंगे आप कहाँ पे चले जाएंगे, जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में चले जाएंगे। अब देखिए ये चीज आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल भी हो सकता है और मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा घाटे का सौदा भी हो सकता है। बेनिफिशियल ऐसे रहेगा कि कई बार हम जो हार्ड क्वेश्चन है उस पर स्टक रह जाते हैं और कई बार जो सिंपल पोर्शन है उस पर अपन पहुंच ही नहीं पाते और जो एग्जाम में क्वेश्चन उनको रीड ही नहीं कर पाते। तो अब गाइस ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे शिफ्ट होंगे। यहाँ पे जिस तरीके का उन्होंने दे रखा है कि 15-15 जो मिनट है आपको 15-15 मिनट हर एक सेक्शन के लिए दी गए हैं। तो अभी से गाइस
इसका सबसे अच्छा तरीका है कि अभी से आप अपने टाइम जोन में चले जाइएगा और यहाँ पे जो भी आप टेस्ट लगा रहे हैं घड़ी से यहाँ पे रीजनिंग आपके पास में, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, आप यहाँ पे हर एक सेकंड को 15 मिनट ही दीजिएगा, सो दैट आप रियल एग्जाम के साथ में यहाँ पे सिंक कर पाए। सर आपको क्या लगता है कि ये हमारे एस्पिरेंट्स के लिए, खासकर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए सर, ये क्या घाटे का सौदा होगा या फिर कुछ बेनिफिशियल भी हो सकता है? सर देखो, जो पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए तो बिल्कुल बेनिफिशियल होगा। रीजन इसका क्या है? रीजन ये है कि इसमें जो आजकल नकल हो जाती है या हाँ फिर सर, जो बिल्कुल। ये चीजें होती हैं कि कुछ बच्चे सर इनको पता चल गया, कहीं से क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, कहीं से आंसर किया गया उनके पास, तो ये सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए चीज़ें की जाती हैं कि आपने जो सेगमेंट सबमिट किया उस सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट पे पहुंचे। जैसा आपने DSSB एग्जामिनेशन में भी देखा होगा, उसी तरीके का यहाँ भी सिनेरियो है कि वहां पे अब उस सेगमेंट को दोबारा नहीं देख पाओगे। आपको जो समय मिला उसमें जितने क्वेश्चन किए कर लिए, आगे दूसरे सेगमेंट में चले गए, तो उसके बाद वो सेगमेंट आपका क्लोज। तो यहाँ पे हर सेगमेंट के लिए टाइम देने का यही मतलब है। तो एक बहुत अच्छी चीज है। और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन में 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे अगर वो गलत होता है तो। आगे बढ़ते हैं सर। एक चीज यहाँ पे ना बहुत मुझे इंपॉर्टेंट लगी, यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों के लिए कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो है ही सर, हिंदी और इंग्लिश में हो रहा है, लेकिन सर यहाँ पे एक चीज मेंशन कर दी गई है कि जब फॉर्म फिलिंग होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि candidates have to select their medium language of computer based examination at the application stage। एप्लीकेशन स्टेज जब फॉर्म भर रहे होंगे उसी समय आप लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेंगे, वही लैंग्वेज आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे केवल और केवल 2 लैंग्वेजेस यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए दी हुई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट किया है एप्लीकेशन स्टेज में वही आपके पास रहेगी। कैंडिडेट रिस्पॉन्स विल बी रिकॉर्डेड ओनली इन द लैंग्वेज सेलेक्टेड बाय देम इन द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है दोस्त, तो इस बात को याद रखिएगा। और सर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, वैकेंसीज। अब यहाँ पे इस चीज को लेके सोच रहे होंगे कि टेक्निकल वाले बच्चे जो हैं हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, तो इन सभी बच्चों के लिए सर क्या क्या वैकेंसीज हैं? देखो भाई, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस एंड डिसिप्लिन व्हीकल में यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस DGQA का यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आपको यहाँ पे दे रखा है। एज लिमिट आपको 18 से 30 दे रखा है, लेवल 6। और यहाँ पे हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 इतना होना चाहिए हमारे पास। ऑल्दो इंजीनियरिंग की वैकेंसी है तो आप यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 25-27 इस तरीके से कैटेगरी, आई थिंक ये सबसे जनरल की वैकेंसी है। और ये टोटल वैकेंसी यहाँ पे 70। तो सर 70 वैकेंसी अगर मैं देख रहा हूँ, और इनफैक्ट सारी पोस्ट अलग, एक ही सिमिलर ही है, लेकिन यहाँ पे सर पोस्ट कोड यहाँ पे बदल दिया इन्होंने। एंड इवन सर यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे 75 वैकेंसी और 11 वैकेंसी। तो अगर हम सारी वैकेंसीज को यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई करें तो यहाँ पे 13, 12 काफी अच्छी वैकेंसी हमें दिखाई दे रही है। 19, 8 ये सारी की सारी पोस्ट जो है ना गाइज, ये सिविल जितने भी इंजीनियर्स हैं, मतलब जेई की पोस्ट है। और यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट है। इसमें तो PDF इतना बड़ा दिया है कि बच्चे अगर पूरे पोस्ट को देखें तो कंफ्यूजन ही होगा, इसलिए हमने जो आपके काम की जानकारी है उसको यहाँ पे निकाला है। तो सर आप क्या कहेंगे सर कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी तो सर जूनियर इंजीनियर के लिए सभी एस्पिरेंट की है, सभी ब्रांच वाले बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ पे साथ साथ में ये भी लिखा हुआ कि हायर सेकेंडरी 10+2। अब इन्होंने सर सिलेबस को ना 3 भागों में बांट दिया था। 10th वाले बच्चों के लिए 10+2 और ग्रेजुएट लेवल के। तो जेई का सिलेबस इन्होंने बोला है कि जो हायर सेकेंडरी लेवल वाला सिलेबस है उसी को फॉलो किया जाएगा। सर सिलेबस को एक बार एक्सप्लेन कर। बिल्कुल सर। तो देखिए गाइस, यहाँ पे ऐसा कोई, अगर आप नोटिफिकेशन को देखेंगे ना तो वहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ बेसिक, ऐसा नहीं कोई बहुत एडवांस लेवल पे अपने को चला जाना है। हालांकि देखो बेसिक कहते हैं और फिर कुछ भी एग्जाम में आता है, तो हमें तो, मैं तो यही कहूंगा कि आपको सारा कुछ यहाँ पे अच्छे से रीड करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस, जहां से कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वर्बल एंड नॉन वर्बल। और आप यहाँ पे देखेंगे ना सिंबॉलिक, ड्राइंग। मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा है जो आपने पहले से SSC जेई के लिए ना पढ़ा हो, है ना। ऑलमोस्ट वही सिलेबस है जो अपन रेगुलर SSC जेई या फिर RRB जेई के लिए पढ़ते हैं, तो वही रीजनिंग का यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का, तो देखिए वही सेम आपको दे रखा है, एनवायरमेंटल एंड करंट अफेयर, डेली लाइफ साइंस, है ना। और आपके पास है इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज का यहाँ पे हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड आपके पास है साइंटिफिक रिसर्च। तो सेम सिलेबस आपको दे रखा है, यानी कि स्टैटिक, जीके और जो करंट अफेयर है वो आपको दे रखा है। तो सेम अलग अभी यहाँ पे अभी तक टिल नाउ आपको अलग कुछ नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही 3rd सेक्शन पे आते हैं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सर, जो हमारा एग्जाम होता है रेगुलर बेसिस पर SSC जेई का, वहां पे एप्टीट्यूड नहीं आता है, राइट। क्योंकि वहां पे हमारे पास जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और जो रीजनिंग है ये आता है। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं और 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के होते हैं। तो मेरे हिसाब से सर अब यहाँ पे ये आपके लिए यहाँ पे चैलेंजिंग आपका होगा ना, मतलब मैं यहाँ पे कहूंगा कि जो की पॉइंट होगा सिलेक्शन का वो अब यहाँ पे एप्टीट्यूड आप निकल के आएगा। लेकिन सर मुझे ये भी लगता है ना कि बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जो RRB भी देते हैं।
बिल्कुल सर। आरआरबी वाले बच्चे तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट को पढ़ें, अभी हाल फिलहाल में एग्जामिनेशन हुए हैं, तो गाइज अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वो आपको हेल्प करेगा। नो डाउट सर ने बोला कि मेहनत यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि इंग्लिश भी है यहाँ पे और उसको भी आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अगला पोर्शन यहाँ पे देख लेते हैं सर, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज वाला अच्छा है। सर, इंग्लिश लैंग्वेज से यहाँ पे थोड़ा जो डिप्लोमा जो छात्र होते हैं सर, खास करके थोड़ा हिंदी मीडियम से आते हैं यूपी, बिहार, राजस्थान में, तो सर क्या उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इंग्लिश को लेके? क्योंकि वो ऑल्दो वो मीडियम भी हिंदी सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इंग्लिश के भी 15 सर क्वेश्चन है, कैसे टैकल करेंगे? इनफैक्ट मैं तो कहूंगा सर कि बीटेक किया हुआ बच्चा जो है वो भी अगर मैथ्स बहुत ज्यादा फोकस्ड है मैथ्स पे, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश से थोड़ा दुराव बना लेता है, दूरी हो जाती है। तो इंग्लिश में जनरली जो आप लोग अपने करिकुलम में पढ़ते हो उसके बिहाफ पे जनरली आप देखते हो कि सर इंग्लिश के पोर्शन में ना थोड़े बहुत क्वेश्चन तो अपने आप सही हो जाते हैं, लेकिन वो थोड़े बहुत सही करके कंपटीशन में सिलेक्शन लेना थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए आपको ये पूरा अच्छे से कवर करना पड़ेगा। हालांकि सिलेबस में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, जो चीज़ें फिलअप वाली चीज़ें बहुत आसान होती हैं। हाँ, इसमें टफ वाली पार्ट तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स डेफिनेटली बच्चे को कन्फ्यूजन होता है चाहे कितना भी पढ़ लें यहाँ पे, और इसी तरीके से इडियम फ्रेजेस हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तो ये सारे पोर्शन बहुत इजी होते हैं। कुछ पोर्शन में जहाँ प्रॉब्लम मिलेगी सिनोनिम्स में, उसमें थोड़ी कमांड बना लो। एक्टिव पैसिव में देख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और क्लॉजेस टेस्ट वगैरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सर यहाँ पे जैसे मैं कुछ एक पोर्शन दे रहा हूँ कि स्पॉट द एरर है ना, और यहाँ पे स्पेलिंग का है ना, मिस स्पेल्ड, ये ऐसे सेक्शन है जिनके क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं ना। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम पे ही जाए यहाँ पे ना, बिल्कुल कोई जरूरी बात नहीं। ज्यादा से ज्यादा एक या दो क्वेश्चन आपका छूटेगा तो उसमें हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर वो बनेगा तो जनरल नॉलेज के बिहाफ में ही बन जाएगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अच्छा, इसके लिए देखो हमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या करना है, एसएससी के जो एमटीएस लेवल के, सीएचएस लेवल के जो यहाँ पे क्वेश्चन है सर, वो सॉल्व कर लेना चाहिए। बिल्कुल राइट, खास करके सीएचएस लेवल वाले जो क्वेश्चन है वो पूरे आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा रियल एग्जाम में जो है हेल्पफुल होने वाले हैं। वहीं से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। हाँ, कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो आपको इंग्लिश और जो मैथमेटिक्स है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के ऊपर अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़े से जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स है वो आपको यहाँ पे कर देना है, सो दैट, क्योंकि देखो इक्वल नंबर है हमारे पास में और जो टाइम सेगमेंट है वो भी यहाँ पे बटा हुआ है। पहले क्या होता था कि जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश थोड़ा जल्दी हो गया या जीके जीएस जल्दी हो गया, तो दूसरे जो रीजन है हमारे पास है दूसरे सेक्शन पे अपना शिफ्ट कर सकते थे, बट अभी ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें कि 15 मिनट अगर आपको इंग्लिश के लिए मिले हैं तो 15 मिनट आपको वहीं खर्च करना है। तो मीन्स अब आपको जो इंग्लिश की तैयारी वो भी थोड़ा आपको अच्छे से करके ही जाना होगा। इसके अलावा गाइस, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें, अगर सिविल एस्पिरेंट्स को कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी है, आप यहाँ पे सिंपल टेलीग्राम पे जाएंगे, रजिस्टर सिविल पीडब्ल्यू, याद रखना सिविल जरूर लगाना है ना, तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। अभिनय सर पीडब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए आप यहाँ पे टेलीग्राम जो चैनल है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटोर के साथ में आप यहाँ पे सीधा कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कि कोई भी आपके पास में स्टडी हो, और यहाँ पे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे कनेक्टेड है, तो उनके थ्रू भी आप अपनी बात यहाँ पे रख सकते हैं। और इनफैक्ट सर एग्जाम को लेके जो भी डाउट हो रहा है बच्चों को, वो डाउट भी वहां पूछ सकते हैं। और फर्दर कोई आपको क्वेरी है, कोई डाउट है इस एग्जामिनेशन को लेके, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपके जवाब हम लोग वहां पे रिप्लाई करेंगे डेफिनेटली। सो गाइस, बिल्कुल सर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए और बिल्कुल जरूर बताइएगा जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में।